नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 24 अक्टूबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में असमिया बोलने वालों की बहुलता है और बराक घाटी में बंगाली बोलने वालों की बहुलता है। तो यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, बराक घाटी असम के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यह भी कथन एकदम सत्य है। तो अगर इसको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी अगर आ रही है, यहाँ पर हम मानचित्र में देखते हैं तो यहाँ से आ रही है, तो यह दक्षिण में बराक घाटी पड़ेगी, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आंसर सी होगा। तो पहले का आंसर सी। तो यह खबर आई हुई है द हिंदू में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि असम को दो हिस्सों में बांटने की आवाज़ तेज हो गई है और यह देख रहे हैं सेंट्रल असम हिल रीजन है, यह अपर असम रीजन है, इस तरह से। और यह ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है और यह गोलपाड़ा की पहाड़ी से बांग्लादेश में मुड़ जाती है, जहाँ पर उसे जमुना कहा जाता है। तो दक्षिणी हिस्से में बराक घाटी है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत हैं? यहाँ पर देखिए, ध्यान रखना है, गलत हैं। मेलियोइडोसिस, जिसे विटमोर रोग भी कहा जाता है, तो एक संक्रामक रोग है जो मनुष्य या जानवरों को संक्रमित कर सकता है। यह कथन क्या गलत है? नहीं, यह कथन सत्य है और हमें गलत ढूंढना है। और यह रोग वर्कहोल्डरिया स्यूडोमलेली जीवाणु के कारण होता है। तो यह भी कथन सही है, लेकिन हमें गलत ढूंढना है। और यह समशीतोष्ण क्षेत्र में मिट्टी में रहने वाला जीवाणु है। तो यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है। और चौथा है, इसे जैव आतंकवाद एजेंट के रूप में भी माना गया है। ये भी कथन सत्य है। अतः यहाँ पर गलत आंसर केवल 3 है। तो उत्तर क्या होगा? केवल 3 होगा। तो यह भी आज के द हिंदू में आया हुआ है। तो यूएस में दुर्लभ बीमारी से जुड़ा भारत निर्मित स्प्रे, तो 4 पीड़ितों द्वारा इस्तेमाल किए गए उत्पाद में यह घातक जीवाणु मिला है। तो यह मेलियोइडोसिस क्या है? तो इसके बारे में यहाँ पर हमने दिया है कि यह जीवाणु संक्रमण बर्कहोल्डरिया स्यूडोमलेली के कारण फैलने वाली स्थिति होती है और यह बैक्टीरिया मिट्टी और पानी में, जैसा कि कथन में दिया गया है, और यह दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में सबसे आम है। लेकिन अन्य उष्णकटिबंधीय, देख रहे हैं ना, शीतोष्ण नहीं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है। भारत में भी यह पाया जाता है और इसे पहचान इसकी जैविक हथियार के रूप में। तो यह पॉइंट इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में पूरे पॉइंट्स दिए हैं, इन्हें जरूर मिलान कर लीजिएगा। तो यह जो है, जैसे थैलेसीमिया, मधुमेह, यकृत रोग, गुर्दे की बीमारी, कैंसर, एचआईवी और शराब के दुरुपयोग वाले लोगों में रक्त प्रवाह के संक्रमण होने का अधिक खतरा रहता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। कोविड-19 और टीकों के संदर्भ में हाइब्रिड इम्यूनिटी कैसे प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर दिया है कथन कि प्राकृतिक संक्रमण और हर्ड इम्यूनिटी के माध्यम से, या प्राकृतिक संक्रमण और टीके की एक खुराक के माध्यम से, या टीके की 2 खुराक और हर्ड इम्यूनिटी के माध्यम से, या टीके की 1 खुराक, प्राकृतिक प्रतिरक्षा और हर्ड इम्यूनिटी के माध्यम से। तो यहाँ पर होगा प्राकृतिक संक्रमण और टीके की एक खुराक के माध्यम से। अतः आंसर बी होगा। तो यह भी द हिंदू में पूरा इसमें आया हुआ है, यह पूरी स्टडी आई हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जानिए, हाइब्रिड या सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी है क्या? तो ये हमारे शरीर में 3 तरह की इम्यूनिटी होती है। तो कोविड इन्फेक्शन के बाद नेचुरल इम्यूनिटी, वैक्सीन के बाद बनने वाली इम्यूनिटी, और तीसरी हाइब्रिड इम्यूनिटी, या इसे सुपर इम्यूनिटी या सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी कहा जाता है। तो सुपर ह्यूमन इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी है जिस व्यक्ति को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है और उसे कोरोना की वैक्सीन भी लगा दी जाए, फिर वैक्सीन की इम्यूनिटी और बीमारी से निजात के बाद मिली प्राकृतिक इम्यूनिटी मिलकर सुपर इम्यूनिटी बना देती है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण का सृजन सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, नीति आयोग, या भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश
एन.वी. रमना। तो यह जो है आंसर होगा एन.वी. रमना के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीजेआई स्ट्रेसेस ऑन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, द हिंदू में आई हुई खबर है। तो उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैं माननीय कानून और न्याय मंत्री से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह करता हूं और उन्होंने ढेर सारे आंकड़े बताए। तो यह सब अवसंरचनात्मक कमियां हैं, इसकी स्थापना के बाद इन्हें दूर किया जा सकेगा। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। सुगारू जल डमरू मध्य, तो ध्यान रखेंगे इसे जल संधि भी कहते हैं। याद रखेंगे इसे कभी कभी स्ट्रेट भी हिंदी में लिख के आ जाता है। तो स्ट्रेट का मतलब होता है कि दो सागरों को जोड़ती हैं और दो स्थलों को अलग करती हैं। जैसे अपने यहाँ देख सकते हैं पाक स्टेट सुना होगा, तो भारत और श्रीलंका को अलग यानी स्थलों को अलग कर रही है और सागरों को जोड़ रही है। तो यहां पर सुगारू जल संधि के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि यह निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है, तो यानी दो सागरों को जोड़ेगा। तो यहां पर आंसर क्या होगा, प्रशांत महासागर के साथ जापान सागर को। तो यहां पर अगर हम मानचित्र में देखेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो यहां पर सुगारू जल संधि है, इधर क्या है जापान सागर, सी ऑफ जापान, और यह प्रशांत महासागर है। तो यह ऊपर होकाइडो है, नीचे होन्सू है, सिकोको है और क्यूशू द्वीप है। तो यहां पर यह जल संधि है सुगारू। इसी तरह देखिए लीपेरोस स्टेट है, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसी तरह से कोरियन स्टेट, सुसीमा स्टेट, यह मानचित्र में जरूर स्टेट को मिलान करें, अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाता है। तो यहां पर यह द हिंदू में आई हुई खबर है कि रूस चाइना होल्ड फर्स्ट ज्वाइंट पेट्रोल इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रूस चीन ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में की पहली संयुक्त गश्ती। इस तरह से जापान द्वारा नौसैनिक युद्धाभ्यास पर करीब से नजर रखी गई है, जिसने इस सप्ताह की शुरुआत में ही कहा था कि चीन और रूस के 10 जहाजों का एक समूह जापान के मुख्य द्वीप और उसके उत्तरी द्वीप होक्काइडो के अलग करते हुए सुगारू जलडमरू मध्य से रवाना हुए थे। अब बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न है, बांग्लादेश में बंग बंधु मैत्री प्रदर्शनी केंद्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है? तो दोस्तों यह चीन के द्वारा। तो बांग्लादेश जो कि हमारे भारत के कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है, अगर हम मानचित्र में देखेंगे, मानचित्र जरूर देखिएगा, तो भारत में ध्यान रखेंगे, इसको याद रखिएगा, पत्री मेमिया। तो यह जो है आपको कभी भूलेगा नहीं। तो पी से हो गया पश्चिम बंगाल, ध्यान रखेंगे, त्रा से हो गया त्रिपुरा, और मे से हो गया मेघालय, और मी से हो गया मिजोरम, और आ से असम। तो यह राज्य बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश से ही टच करती है। 4000, याद रखेंगे 4096 किलोमीटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और 1971 में भारत की मदद से यह एक तरह से देखा जाए तो स्वतंत्र, यह पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो द हिंदू में आई हुई खबर है, हमारे देश के विदेश सचिव श्रृंगला ने कहा है कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा विकास और व्यावसायिक साझेदार है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि हिंदू समुदाय को वहां निशाना बनाया गया। यहां पर हाईलाइट किया है कोमिला, चटगांव, नोआखली और रंगपुर में, लेकिन इनका जिक्र उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि विदेश मंत्रालय के अधिवक्ता प्रवक्ता ने कहा कि ढाका ने हिंसा से तुरंत निपटा दिया। हालांकि ढाका में नागरिक समाज के लोगों ने धीमी प्रतिक्रिया के लिए शेख हसीना सरकार की आलोचना भी की। तो इस तरह से भारत का बांग्लादेश के साथ संबंध एक रोल मॉडल है, सिंगला ने कहा। तो पड़ोस प्रथम की नीति और पूर्व में काम करें, बांग्लादेश से हमारे संबंधों में दिखाई देते हैं। और हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट चीन यहां पर लगाया हुआ है। तो ऐसे में भारत को बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, पड़ोस पहले की नीति और इस तरह के जो है संबंधों को अपने और प्रगाढ़ करना होगा। तो यहां पर चीन देख रहे हैं कि बंग बंधु बांग्लादेश चीन मैत्री प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया है, तो इसे भी हमें ध्यान रखना होगा। अब बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे वहां पर क्या था गलत, यहां सही है। तो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट एक समय अवधि थी जब पृथ्वी के वायुमंडल और उथले महासागर ने पहली बार ऑक्सीजन में वृद्धि का अनुभव किया था। तो यह कथन एकदम सत्य है और इस घटना को साइनोबैक्टीरिया के कारण होने का अनुमान लगाया गया है। तो यह भी कथन सत्य आता है, आंसर सी होगा। तो आज चूंकि साइंस ज्यादा आता है तो इसीलिए इसमें प्रश्न ले लिया गया है। तो इंपैक्ट ऑफ एस्टेरॉयड एंड
कॉमेट्स। तो यहाँ पर दिया गया है कि क्या पृथ्वी के वायुमंडल का विकास क्षुद्र ग्रह धूमकेतुओं के हमलों से प्रभावित था? तो यह पूरा इसमें दिया गया है, इसे जरूर देखिएगा। और यह चट्टानों के साधारण टुकड़े प्रतीत होने वाले अभिलेखों का विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों को इसका एहसास हुआ और वे वास्तव में प्राचीन साक्ष्य हैं जिन्हें प्रभाव गोलाकार के रूप में जाना जाता है, जो हर बार बड़े क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतुओं के ग्रह से टकराने पर उग्र टकराव में बनते हैं। तो यह निष्कर्षता यही कहा जाता है कि भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड और ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के साथ यह संरेखित होते हैं। तो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट क्या है? तो वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट की घटना घटित हुई थी और यह घटना ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले साइनोबैक्टीरिया के कारण संभव हो सकी, जो 2.4 अरब वर्ष पहले बहुकोशिकीय रूपों में थी। तो साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर पुराने जीवों में से एक है। तो यह जीव आज भी महासागरों के गर्भ क्षेत्रों में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं हॉट जुपिटर। इस शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? सूर्य के निकट आते ही बृहस्पति पर अत्यधिक उच्च तापमान, या बृहस्पति ग्रह के गर्म और गैसीय चंद्रमा, या बृहस्पति समान द्रव्यमान संरचना और कक्षा के साथ सौर मंडल से परे ग्रहों की तरह है, या बृहस्पति के समान गैस के विशाल एक्सोप्लैनेट का एक वर्ग है। यहीं पर यह सही हो जाता है, लेकिन उनके सितारे और उच्च सतह वायुमंडल के तापमान के करीब होने के कारण बहुत कम कक्षीय अवधि होती है। तो अतः आंसर क्या होगा? डी होगा। तो यहां पर द हिंदू में आया हुआ है गाइड टू हॉट जुपिटर, यानी अपने सितारों से निकटता से जुड़े हुए हैं। तो नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित एक पेपर गर्म जुपिटर के लिए फील्ड गाइड के रूप में काम कर सकता है और ग्रह निर्माण में अंतर्दृष्टि भी प्रदान कर सकता है। तो यह हॉट जुपिटर क्या है? तो यह एक्सोप्लैनेट की एक श्रेणी है जो शारीरिक रूप से बृहस्पति के समान है, लेकिन उनमें बहुत कम कक्षीय अवधि है। यहीं से आपका उत्तर मिल जाता है। और इसमें सबसे प्रसिद्ध जो खोज हुई है गर्म जुपिटर में से, उसमें है एक 51 पेगासी बी है। तो 1995 में खोजा गया था। यह पहला एक्स्ट्रा सोलर ग्रह था जिसे सन लाइक तारा की परिक्रमा मिली। अब बढ़ते हैं दोस्तों, संगलो 100 आयोग पूर्व वर्ष में आया हुआ प्रश्न है, यह 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान या ग्रेट ट्यूमुल्ट निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? 1857 का विद्रोह, 1921 का मोपला विद्रोह, या 1859-60 का इंडिगो विद्रोह, या 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा का विद्रोह। तो यहाँ पर उत्तर डी होगा, यह ध्यान रखेंगे। तो यह 1899-1900 में बिरसा मुंडा का विद्रोह 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ यह विद्रोह किए मुंडा आदिवासियों ने, और इस विद्रोह को उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ ही है ग्रेट ट्यूमुल्ट में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोहों में से एक था। तो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 1899 में बिरसा ने तलवारों, भाले, युद्ध कुल्हाड़ियों और धनुष और तीर से लैस 6000 मुंडाओं की एक सेना इकट्ठा की थी और विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशनों, अधिकारियों, गिरजाघरों और प्रचारकों पर हमला किया था। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। आज का तथ्य, शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी जीरो बजट नेचुरल क्रॉप इसे कहा जाता है। तो यह द हिंदू में आई हुई है। हिमाचल वुमेन फार्मर एक्सपैंड देयर होराइजन विदाउट हर्टिंग नेचर। तो यह किससे होगा? प्राकृतिक खेती से ही होगा। तो यह पारंपरिक भारतीय प्रथाओं से रासायनिक मुक्त कृषि की एक विधि है और इसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा याद रखेंगे, सुभाष पालेकर को इसका जनक कहा जाता है। तो यानी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के नाम से भी यह जाना जाता है। तो 1990 के दशक के मध्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों और गहन सिंचाई द्वारा संचालित हरित क्रांति के तरीकों के विकल्प के रूप में विकसित किया था। तो उन्होंने यह तर्क दिया था कि बाहरी आदानों की बढ़ती लागत किसानों के बीच ऋण और आत्महत्या का एक प्रमुख कारण था, जबकि पर्यावरण पर रसायनों का प्रभाव और दीर्घकालिक प्रजनन क्षमता विनाशकारी थी। तो शून्य बजट खेती ऋण पर निर्भरता को समाप्त करने और उत्पादन लागत में भारी कटौती करने और हताश किसानों के लिए ऋण चक्र को समाप्त करने का वादा करती है। और बजट शब्द क्रेडिट और व्यय को संदर्भित करता है। तो शून्य बजट वाक्यांश का अर्थ बिना किसी क्रेडिट का उपयोग किए और खरीदे गए इनपुट पर कोई पैसा खर्च किए बिना। तो जीरो बजटिंग प्राकृतिक खेती क्या है? तो यह देसी गाय के गोबर और गौमूत्र पर आधारित है। एक देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र से एक किसान 30 एकड़ जमीन पर जीरो बजट खेती कर सकता है। यानी देसी प्रजाति के गौवंश के गोबर एवं मूत्र से जीवामृत और घन जीवामृत तथा जामन बीजामृत
बनाया जाता है और इनका खेत में उपयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि के साथ साथ जैविक गतिविधियों का विस्तार होता है। जीवामृत का महीने में 1 अथवा 2 बार खेत में छिड़काव किया जाता है, जबकि बीजामृत का इस्तेमाल बीजों को उपचारित करने में किया जाता है। इस विधि से खेती करने वाले किसान को बाजार से किसी प्रकार की खाद या कीटनाशक रसायन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और फसलों की सिंचाई के लिए पानी एवं बिजली भी मौजूदा खेतीबाड़ी की तुलना में 10% ही खर्च होती है। तो यह बहुत ही लाभदायक है। तो आशा करता हूं कि आज का भी आप लोगों को अंक समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।